अभिनंदन अपार। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका मेरे इस फेसबुक कम यूट्यूब चैनल पर आज़ादी की कहानी के 42वें एपिसोड में। अभी तक हम जो चर्चा आपसे कर रहे थे वो उग्रवादी आतंकवादी आंदोलन के जयप्रकाश नारायण के द्वारा उनकी क्रियाविधि और स्वतंत्रता संग्राम के प्रति उनके जो कृत्य थे उन पर प्रकाश डालने की चेष्टा मैंने की थी। उसी को आगे बढ़ाते हुए पिछले दिन हमने चर्चा की थी कि दिसंबर 1942 में दिल्ली में एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में सुचेता कृपलानी जी सम्मिलित नहीं हो पाई थी, लेकिन उनकी अनुपस्थिति में भी इस बैठक में जो निर्णय लिए गए उनमें पहला यह था कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अंदर एक केंद्रीय संचालक मंडल की व्यवस्था की जाए, जिसमें जयप्रकाश नारायण, अच्युत पटवर्धन, राम मनोहर लोहिया, आर दिवाकर, आनंद प्रसाद चौधरी, अरुणा असफ अली और सुचेता कृपलानी जी को सदस्य बनाया जाए। इन सभी सदस्यों को विशेष विशेष दायित्व सौंपे जाएं, जिसे पूरा करने के लिए वे हिंदुस्तान के सभी जगहों में संगठन को सुदृढ़ करें। दूसरा जो निर्णय लिया गया वो ये था कि देश विदेश में प्रभावकारी एवं व्यापक प्रचार किया जाए, केंद्रीय संचालक मंडल के पास अपना निजी रेडियो रहे, एवं तीसरा यह कि अर्थाभाव दूर करने के लिए 1 करोड़ की राशि स्वराज कोष से कर्ज लिया जाए। इस संगठन के लिए कुछ मुख्य कार्य एवं दायित्व निर्धारित किए गए थे। छात्रों, श्रमिकों, कृषकों को संगठित किया जाना, महिलाओं को संगठित करना एवं गुरिल्ला फौज का संगठन कर उसे अस्त्र शस्त्रों के संचालन का प्रशिक्षण देना इत्यादि। इन उद्देश्यों के पीछे वास्तविकता यही थी कि अंग्रेजों से प्रतिशोध लिया जाए, उनके शोषण को समाप्त किया जाए और उनको आतंकित करके भारत छोड़ने के लिए विवश किया जाए। दिल्ली की बैठक में लिए गए निर्णयों के प्रति 2 प्रकार की प्रतिक्रिया अभिव्यक्त की गई। बिहार के क्रांतिकारियों के द्वारा भी 2 प्रकार की प्रतिक्रियाएं व्यक्त की गईं। समतावादी कार्यकर्ता इस निर्णय से क्षुब्ध हो गए तथा इसकी सफलता के प्रति संदिग्ध भी हो गए। बिहार के समाजवादी कार्यकर्ता एवं क्रांतिकारी इस निर्णय से संतुष्ट नजर आए और प्रसन्नता दर्शाई। आरंभ में सुचेता कृपलानी भी इस निर्णय से क्षुब्ध नजर आई, क्योंकि वे कांग्रेस को हिंसात्मक एवं क्रांतिकारी गतिविधियों से संबद्ध नहीं करना चाहती थी। इस समय तक बिहार का जन आंदोलन अंग्रेजों द्वारा दबा दिया गया था। बिहार के क्रांतिकारी परेशान थे, उनके समक्ष समस्या उत्पन्न हो गई थी। अहिंसात्मक गतिविधियों में आस्था रखने वाले क्रांतिकारी हिंसात्मक रूप से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करना चाहते थे। उसी प्रकार हिंसात्मक रूप से प्रतिक्रिया व्यक्त करने वाले बिहार के क्रांतिकारी अहिंसात्मक साधनों का उपयोग नहीं करना चाहते थे। इस प्रकार दोनों ही पक्षों ने अपने अपने तरीकों से अपनी प्रतिक्रियाएं अभिव्यक्ति कर रहे थे। उनमें यह भावना घर कर गई थी कि दोनों पक्षों में कदापि समझौता नहीं हो सकता, क्योंकि वैचारिक दृष्टि से दोनों ही पक्ष नदी के 2 किनारों के समान हैं। अतः इसके बारे में वे सोचते भी नहीं थे। उस समय यदि वास्तविक रूप से बिहार की कोई आवश्यकता थी तो वह थी एक ऐसे संदेश की जो उनके उत्साह, जोश एवं साहस को बढ़ावे, उन्हें क्रांतिकारी योजना से अवगत करावे, उनके क्रांतिकारी गतिविधियों का मार्गदर्शन करे एवं यह बताए कि किस प्रकार अंग्रेजों एवं शोषकों से प्रतिशोध लिया जा सकता है। प्रतिक्रिया व्यक्त करने का कौन सा साधन प्रभावशाली होगा जिससे अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर विवश किया जा सके। अतः जब जयप्रकाश नारायण का देश के विभिन्न तबके के लोगों के नाम पहला पत्र निकला तो उसके प्रति बिहार के क्रांतिकारियों ने संतोषप्रद प्रतिक्रियाएं अभिव्यक्त की। उस पत्र में जयप्रकाश बाबू ने यह स्पष्ट करने का प्रयास किया कि अगस्त क्रांति एवं उग्रवादी क्रांति किसी भी तरह एक आकस्मिक घटना नहीं थी। इसके पीछे सामाजिक एवं आर्थिक शोषण का बहुत बड़ा योगदान था। यह सामाजिक एवं आर्थिक शोषण के विरुद्ध एक आतंकवादी प्रतिक्रिया थी। यह क्रांति परिवर्तनशील परिस्थितियों का प्रतिफल थी। परिस्थितियों में अभी भी परिवर्तन हो रहा था
उन्होंने यह स्पष्ट तौर पर कहा कि क्रांति एक घटना मात्र नहीं होती है जो घटी और समाप्त हो गई। क्रांति का एक नियम है जो अनवरत क्रियाशील रहती है तथा इससे संबद्ध लोग अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। क्रांति एक गति होती है जो क्रिया प्रतिक्रिया के माध्यम से लक्ष्य तक पहुंचती है। उनका विश्वास था कि अगस्त क्रांति को सफल होना ही है। यदि क्रांतिकारी शोषकों के कार्यों एवं गतिविधियों के प्रति समुचित प्रतिक्रिया अभिव्यक्त करेंगे तो यह क्रांति निश्चयतः सफल होगी। इसके लिए आवश्यक है कि हम दबाव के कारणों का पता लगाएं और उसे दूर करने का उपक्रम करें। यदि हम शोषण को सहते जाएंगे, कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करेंगे, तो स्वाभाविक है कि हमारा शोषण होता ही रहेगा। शोषण का प्रतिकार किया जाना चाहिए एवं शोषकों से प्रतिशोध भी लेना चाहिए। शोषकों की क्रियाओं के प्रति प्रतिक्रिया प्रभावशाली ढंग से व्यक्त की जानी चाहिए। जयप्रकाश नारायण ने क्रांतिकारियों को यह समझाने का सफल प्रयास किया कि हमारी क्रांति इसलिए शिथिल एवं अप्रभावी सिद्ध हो रही है कि हम संगठन बनाकर संगठित नहीं है। न तो क्रांतिकारियों का कोई सुदृढ़ संगठन है और न ही उनके पास कोई व्यापक कार्यक्रम। क्रांतिकारियों में प्रतिक्रिया व्यक्त करने के दृढ़ संकल्प का अभाव है। उन्होंने कहा कि दमन का प्रतिकार करने के लिए संगठित होना अत्यंत आवश्यक है। अनेक क्रांतिकारी अनुभवी कांग्रेसी कार्यकर्ता थे जिनके मन में यह द्वंद्व चल रहा था कि वे उग्रवादी क्रांतिकारी बने अथवा हिंसात्मक क्रांतिकारी। उनमें यह विचार मंथन चल रहा था कि रेल तार को तोड़ा फोड़ा जाए अथवा नहीं। पुलिस थाने पर आधिपत्य स्थापित करने के संबंध में भी वे समुचित रूप से प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं कर पाते थे। अतः इन परिस्थितियों में क्रांतिकारियों को संगठित एवं अनुशासित होना आवश्यक था। संगठित होकर ही दमन के विरुद्ध समुचित रूप से वे अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकते थे। पहले की तरह उन्हें अनाड़ी के रूप में अपनी प्रतिक्रियात्मक एवं क्रियात्मक गतिविधियां नहीं करनी चाहिए। क्रांतिकारियों को गांवों, कारखानों, खानों, रेलवे, जनसाधारण एवं पुलिस तथा हिंदुस्तानी फौज के बीच क्रांतिकारी विचारों को प्रचारित प्रसारित करना चाहिए था। सरकारी प्रभाव वाले क्षेत्रों को अपने क्रांतिकारी प्रभाव में लाना आवश्यक था। जयप्रकाश नारायण के संदेश के प्रति क्रांतिकारी ने अनुकूल प्रतिक्रियाएं व्यक्त की। इसका क्रांतिकारियों पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा तथा वे संगठित होने का प्रयास करने लगे। जयप्रकाश नारायण ने क्रांतिकारियों को बतलाने का प्रयास किया कि अहिंसात्मक गतिविधियों से निरंकुशों से प्रतिकार नहीं लिया जा सकता था। हिंसात्मक प्रतिक्रियाओं के द्वारा ही उनके दमन चक्र को समाप्त किया जा सकता था। कांग्रेस और क्रांतिकारी दोनों स्वतंत्रता चाहते थे। अतः कांग्रेस के लक्ष्य एवं उग्रवादी क्रांतिकारियों के लक्ष्य में कोई विशेष भिन्नता नहीं थी। परंतु दोनों की प्रक्रियाओं में पर्याप्त भिन्नता पाई जाती थी। राष्ट्रीय सरकार की स्थापना हो जाने से कांग्रेस जापान तथा जर्मनी के आक्रमण से अपने को सुरक्षित रख सकती थी। क्रांतिकारियों के नेताओं की भी कुछ इसी प्रकार की धारणा थी। जयप्रकाश नारायण ने भी कहा था कि हम क्रांतिकारियों ने अपने आप को आजाद घोषित किया है, अतः अपनी आजादी की रक्षा करना हमारा दायित्व है। इसे अंग्रेजों के दमन से सुरक्षित रखना हमारा परम दायित्व है। अतः आजादी की रक्षा के लिए हिंसात्मक एवं क्रांतिकारी तरीकों का प्रयोग करना उचित ही नहीं, आवश्यक भी था। जयप्रकाश नारायण की विचारधारा से बिहार के क्रांतिकारियों के अत्यधिक प्रभावित होने की एक खास वजह भी थी। प्रांतीय सरकार पर्चों, पुस्तिकाओं एवं अखबारों में यह खबर निरंतर प्रचारित कर रही थी कि अगस्त क्रांति एक गुंडापन का नमूना है। क्रांतिकारियों को चेतावनी दी जा रही थी। यह क्रांति तोड़फोड़ करने के लिए किया गया था तथा इसमें गुंडे प्रकृति के लोग ही सम्मिलित थे। उनसे आतंकित लोग ही क्रांतिकारियों का समर्थन कर रहे थे। ऐसी स्थिति में क्रांतिकारियों के लिए यह आवश्यक हो गया था कि सरकार के इस गलत प्रचार का खंडन किया जाए। उन्हें जनता को यह विश्वास दिलाना था कि क्रांतिकारी देश की आजादी के लिए अपने आप को कुर्बान कर रहे थे। वस्तुतः उनको सरकार के इस निराधार प्रचार प्रसार का प्रतिशोध लेना था। उस समय क्रांतिकारियों की दृष्टि में दरभंगा बहुत बदनाम था।
दरभंगा राज परिवार ने एक पर्चा निकाला था जिसमें भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति की प्रशंसा की गई थी तथा इस तथ्य पर बल दिया गया था कि क्रांतिकारी संस्कृति एवं सभ्यता को अपनी गुंडागर्दी से चौपट कर रहे हैं। जनता से अपील की गई थी कि वे क्रांतिकारियों की गतिविधियों से सावधान रहें तथा उनके प्रतिकूल प्रतिक्रिया व्यक्त करें। क्रांतिकारी कार्यकर्ताओं की गतिविधियों की इस पर्चे में कटु आलोचना की गई थी। उक्त पर्चे में सरकार की गतिविधियों एवं दमन चक्र का कोई उल्लेख नहीं किया गया था। उसी जिला में सरकार के द्वारा महिलाओं को अपमानित किया जा रहा था, उनके सिंदूर की मर्यादा की अवहेलना की जा रही थी, नारियों के कौमार्य को भंग किया जा रहा था तथा उनके साथ अमानवीय रूप से बलात्कार किया जा रहा था। गांव के गांव जलाए जा रहे थे, कृषक एवं श्रमिक का शोषण किया जा रहा था, गांव लूटे जा रहे थे। इन सभी प्रतिशोधात्मक कार्यों का कोई उल्लेख नहीं किया गया था। केवल क्रांतिकारियों को ही दोषी बतलाया गया था, लेकिन क्रांतिकारियों के उद्देश्य को गलत करार देना अनुचित होगा। यह माना जा सकता है कि उनके क्रांतिकारी तरीकों से लोग सहमत नहीं रहे हों। इसके विपरीत सरकार का उद्देश्य न तो अच्छा था और न ही उसकी प्रतिक्रियात्मक गतिविधियों में अच्छाई थी। अतः यदि क्रांतिकारी सरकार से प्रतिशोध लेने के लिए प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे थे तो इसके लिए उन्हें दोष दिया जाना उचित नहीं था। आश्चर्य की बात तो यह थी कि इस पर्चा के समर्थकों में आचार्य रामलोचन शरण का भी नाम दिया हुआ था, पर इस पर्चे में गिरिंद मोहन मिश्र एवं धरणीधर सिंह का नाम उल्लिखित नहीं था। ऐसे विषाक्त वातावरण में जब कॉमरेड जयप्रकाश नारायण की वाणी क्रांतिकारी आंदोलन के समर्थन में प्रचारित प्रसारित हुई तो इससे स्वाभाविक रूप से क्रांतिकारियों को आत्मबल प्राप्त हुआ तथा उनकी प्रतिक्रियात्मक एवं प्रतिशोधात्मक प्रवृत्ति बढ़ने लगी। इसी सामाजिक परिवेश एवं वातावरण में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के केंद्रीय संचालक मंडल द्वारा 26 जनवरी 1943 के लिए कार्यक्रम प्रचारित किए गए। उन कार्यक्रमों से प्रतिशोध एवं प्रतिक्रिया व्यक्त करने की प्रवृत्ति जो उग्रवादी आतंकवादियों में थी को अधिक बल मिला। इस कार्यक्रम में यह स्पष्ट किया गया था कि 26 जनवरी 1943 तक भारत को अवश्य स्वतंत्र कर लिया जाएगा। इस घोषणा में इस कार्यक्रम का भी उल्लेख किया गया था कि अधिक से अधिक संख्या में युवकों, छात्रों, श्रमिकों एवं कृषकों को क्रांतिकारी गतिविधियों की ओर अग्रसरित किया जाए तथा उनमें प्रतिशोध लेने तथा प्रभावशाली ढंग से प्रतिक्रिया व्यक्त करने की प्रवृत्ति का विकास कराया जाए तथा उनको गुरिल्ला संघर्ष का उच्चतम प्रशिक्षण प्रदान किया जाए। व्यवसायियों से यह आग्रह किया गया कि वे अंग्रेजी व्यवसाय का पूर्ण बहिष्कार करें। अंग्रेजों द्वारा संचालित बैंकों के साथ संपर्क का बहिष्कार किया जाए तथा क्रांतिकारी आंदोलन को चलाने हेतु स्वराज कोष से कर्ज लेकर अस्त्र शस्त्र की व्यवस्था की जाए। भारतीय सैनिकों से यह अपील की गई थी कि वे आजाद भारत के प्रति वफादारी की शपथ लें तथा अंग्रेज शासकों से प्रतिशोध लेने के लिए समुचित प्रतिक्रियात्मक कार्यों का संपादन क्रांतिकारियों द्वारा किया जाए। संचालक मंडल द्वारा इस प्रकार की अपील पुलिस कर्मियों, सरकारी कर्मचारियों तथा अन्य लोगों से भी की गई थी। इस तरह यह स्पष्ट होता है कि क्रांतिकारियों को यह प्रेरणा दी गई कि वे अपने शोषण का उपयुक्त प्रतिकार करें, उनके दमनात्मक गतिविधियों के प्रति प्रभावी एवं व्यापक प्रतिक्रिया व्यक्त करें। इस घोषणा के उपरांत सतर्क हो गई थी ब्रिटिश प्रशासन तथा उसने प्रतिशोध लेने एवं क्रांतिकारियों को कुचल देने के लिए प्रतिक्रिया में दमनकारी कार्यों की गतिशीलता और अधिक बढ़ा दी। उनको धड़ल्ले से पकड़ा जाने लगा तथा उनको कठिन से कठिन सजा दी जाने लगी ताकि वे जनसाधारण में प्रतिशोध एवं प्रतिकार की भावना उत्प्रेरित नहीं कर सकें। लेकिन क्रांतिकारियों ने बड़े उत्साह के साथ 26 जनवरी 1943 को राष्ट्रीय दिवस मनाया तथा जनता को प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए प्रेरित एवं उत्तेजित किया। बिहार के अनेक नगरों में पुरुषों, महिलाओं एवं बालक बालिकाओं ने अंग्रेजों द्वारा किए जा रहे शोषण के प्रतिकूल प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए भारी संख्या में जुलूस निकाले। प्रतिशोध लेने की भावना से प्रेरित होकर पुलिस द्वारा अधिक संख्या में गिरफ्तारियां की गईं। क्रांतिकारियों के विरुद्ध दमनात्मक गतिविधियां तीव्र कर दी गईं। इन दमनात्मक
क्रांतिकारी गतिविधियों को भला क्रांतिकारी क्यों चुपचाप सह लेते। बिहार के छात्रों में क्रांतिकारी प्रवृत्ति विकसित होने लगी तथा उनमें प्रतिशोध लेने की प्रवृत्ति भी जागृत हो गई। क्रांतिकारी शहीद अनिरुद्ध कुमार सिन्हा के नेतृत्व में सेंट्रल स्टूडेंट्स काउंसिल की गतिविधियां भी तीव्र हो गई थी। अनिरुद्ध कुमार एक सफल नेतृत्वकर्ता के गुणों से संपन्न थे। अपनी इस विशेषता का लाभ उठाते हुए उन्होंने भिन्न भिन्न विचारधारा वाले युवकों को प्रेरित एवं संगठित करने में सफलता पाई। उनमें उग्रवादी कार्यक्रमों के प्रति पर्याप्त रुझान था, लेकिन वे अस्त्र शस्त्र के प्रयोग तथा विशेषकर आग्नेयास्त्रों के प्रयोग के विरोधी थे। 26 जनवरी 1943 को बिहार के सभी क्षेत्रों में पुलिस द्वारा क्रांतिकारियों से प्रतिशोध लिया गया तथा उनकी गतिविधियों के प्रतिकूल प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उनके ऊपर भीषण अत्याचार किए गए। लेकिन भागलपुर एवं मुंगेर में प्रतिशोधात्मक प्रकृतियां अधिक उग्र एवं भयावह थी। स्वतंत्रता दिवस मनाने के जोश में महावीर सिंह एवं प्रताप नारायण मिश्र अपने क्रांतिकारी सहयोगियों के साथ मिलकर एक जुलूस का आयोजन किया। तारापुर के पास सैनिकों द्वारा सभी क्रांतिकारी गिरफ्तार कर लिए गए, उनको बेतरह पीटा गया। मोटर से क्रांतिकारियों को मुंगेर के चंडी स्थान पर लाया गया। वहां से उनको रात में नाव द्वारा गंगा के बीच धारा में लाया गया तथा सभी को उसमें डुबा दिया गया। परंतु सभी क्रांतिकारी तैरना जानते थे, अतः वे अपनी जान बचाने में सफल हुए। लेकिन इसके बाद उनमें प्रतिशोध लेने की प्रतिक्रियात्मक प्रवृत्ति और अधिक बढ़ गई। इस अपमान का बदला लेने के लिए वे कटिबद्ध हो गए। भागलपुर में सियाराम दल के क्रांतिकारी सदस्यों ने स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए व्यापक तैयारियां की। इस क्रांतिकारी दल द्वारा एक चित्र पर्चा प्रकाशित किया गया जिसमें एक सिंह जंजीर तोड़ रहा था। इस प्रकार के पर्चे को एक सप्ताह पूर्व भागलपुर तथा मुंगेर में वितरित किया गया था। इसमें लिखा हुआ था कि सिंह जाग उठा है और भारत माता को जंजीर से आजाद कराने के लिए हुंकार भर रहा है। 23 जनवरी 1943 को दुंदी झरना पहाड़ी पर सियाराम सिंह फौजी पोशाक में बांका सब डिवीजन के क्रांतिकारियों से मिले, जिन्हें सियाराम दल के सिपाहियों ने सीटी बजते ही झाड़ी से निकलकर सलामी दी और सीटी बजते ही फिर से झाड़ी में छुप गए। इस परिवेश में क्रांतिकारी सियाराम सिंह ने घोषणा की कि हमारा संगठन बहुत व्यापक एवं विस्तृत है तथा श्री अच्युत पटवर्धन इस संगठन के प्रभारी हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि पटवर्धन द्वारा उनको भागलपुर का प्रभारी मनोनीत किया गया है एवं उनकी हार्दिक इच्छा है कि बांका सब डिवीजन के क्रांतिकारी संगठन को सशक्त एवं व्यापक आधार दें। क्रांतिकारियों ने पर्याप्त सहयोग देने का वचन दिया। फिर वहां सबों ने धूमधाम से स्वतंत्रता दिवस मनाने का निश्चय किया और इन आयोजनों के दौरान अस्त्र शस्त्र का भी व्यापक प्रदर्शन किया गया। पुलिस द्वारा प्रतिशोधात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए क्रांतिकारियों पर गोलियां चलाई गईं तथा कैद किए गए क्रांतिकारियों को प्रताड़ित किया गया। स्वाभाविक रूप से इस दल के क्रांतिकारियों में प्रतिशोधात्मक एवं प्रतिक्रियात्मक प्रवृत्ति उग्र हो गई। क्रांतिकारी परशुराम दल की एक टुकड़ी फट्टा पाथर पर झंडा फहराने जा रही थी। इस जुलूस में कटौड़िया थाने के नट्टी गांव का द्वारी माझी भी शामिल था। उसके पास के क्षेत्र में बलूची सैनिक गश्त लगा रहे थे। उन लोगों ने झंडा देखा, क्रांतिकारियों का नारों के रूप में उभरता सिंहनाद सुना। उनमें प्रतिरोध की भावना प्रज्वलित हुई तथा उन बलूचियों ने क्रांतिकारियों पर अनगिनत गोलियां चलाई। दरबारी माझी वहीं पर शहीद हो गए। फलतः जुलूस में सम्मिलित क्रांतिकारियों में प्रतिक्रियात्मक प्रवृत्ति उबल पड़ी। वे गोलियों की परवाह किए बिना फट्टा पाथर की चोटी पर चढ़े और शहीद को साक्षी रखकर अपना अनुष्ठान पूर्ण किया। उसी दिन भागलपुर के अहिंसावादियों ने भी अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया देश प्रेम का। पुलिस की आतंकवादी एवं दमनकारी गतिविधियां यहां भी अत्यंत उग्र थीं। पुलिस के आतंक को चुनौती देते हुए चुल्हाई मंडल मधेपुरा कचहरी पर झंडा फहराकर स्वतंत्रता दिवस मनाने निकले। झंडा हाथ में लिए नारा लगाते हुए ज्यों ही चुल्हाई मंडल कचहरी के हाथे में घुसे कि पुलिस ने उनको पकड़कर बहुत बेरहमी से पीटा। फलतः वे वही बेहोश होकर गिर पड़े। उन्हें भागलपुर के सेंट्रल जेल भेज दिया गया। उचित चिकित्सा के अभाव में वे जेल के अंदर ही शहीद हो गए। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद,
जय भारत।